आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। वीडियो में बने रहें। हम आपको जो है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत धारा से संबंधित परिभाषाएं और इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, मैं आपको विद्युत की अवधारणा बिल्कुल शुरू से अंत तक बताऊंगा। इससे संबंधित मैं आपको कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। देखिए, सबसे पहले कि जो विद्युत होती है तो एक ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। ये आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा पिछली क्लासों में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। देखिए कि इलेक्ट्रिक जो होती है तो जो एटम होता है, ठीक है ना, तो इसको पहले इससे करने से पहले आपको मैं थोड़ी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, कोई भी आपका जो हमारे मटेरियल्स हैं दुनिया में जितने भी आप देखते हो, ठीक है, मैटर या द्रव्य, ठीक है, द्रव नहीं बोल रहा हूँ मैं, द्रव्य बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जो द्रव्य होता है दुनिया का कोई भी पदार्थ, तो इसमें आपने गौर किया होगा ये सब छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु। सब एक दूसरे के अगल बगल जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इस हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये इस पे चार्ज होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो ये एटम इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों के सौर मंडल में नहीं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बहुत बड़ा शेप है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो अब ये सब एक दूसरे के अगल बगल हैं, ये हम लोग इनको देख नहीं सकते, हम लोग एटम को नहीं देख सकते, तो इनके अंदर की स्ट्रक्चर को देख पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इनके वाइब्रेशंस जो होते हैं उनको हम फील कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है, ये जैसे इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काटते हैं, तो ये एक सेल से जंप करके दूसरे में चले जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, और दो तरीके से हो सकता है, एक खुद इलेक्ट्रॉन चल के आए, एक ये इलेक्ट्रॉन का जो ये चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये ट्रांसफ़र होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो या तो ये खुद ट्रांसफ़र हो जाए एक टक्कर से एक दूसरे को देके, या तो ये एक दूसरे के साथ लेके खुद ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब खुद इलेक्ट्रॉन लेके डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम लोग डीसी करंट बोल देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होके, कभी एक बार चार्ज इस तरफ दिया, एक बार चार्ज इस तरफ दिया, तो वो एसी करंट जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास ये कुछ ब्लॉक्स हैं खाली पड़े हुए हैं। अब इसमें मान लीजिए सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, सब में कुछ भरा हुआ है एक छोड़ के। तो अब आप सोचिए अगर ये वाला इसमें फिल होगा तो ये वाला खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला इसमें आएगा तो ये वाला खाली हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो अंदर चीज़ भरी हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लें, अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो फिर आपका जो खाली स्पेस है वो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। जो आपका चार्ज है उस पर निगेटिव जो नेचर होता है, प्रकृति होती है उसकी, ऋणात्मक होती है आवेश की, तो ये इसको उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव मान लिया जाता है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश जो जिधर जाता है या इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है तो विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम ये पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि आए कहाँ से, इनकी खोज किसने की। ठीक है, फिर उसके बाद आपको और मैं डिफिनेशन वगैरह बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये शॉर्टकट है तरीका याद करने का, आप इसे जल्दी से आसानी से याद कर सकते हैं। ईंट पर नाच, जो एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी 1999 में। ठीक है, 1919 में। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने 1932 में। ठीक है, और ईंट पर नाच, ईंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब हो गया जे टॉमसन। तो टॉमसन नहीं थॉमसन इसको पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये 1985 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की। आपने ये वाला एक फिगर इस तरीके का देखा होगा, एक ट्यूब जो है विसर्जन नल का। ठीक है, तो इसमें इस तरफ से हाई वोल्टेज लगाया जाता है, अंदर दो प्लेटें होती हैं, कैथोड एनोड, उसका यूज करके। ठीक है, और याद रखिएगा ये कैथोड रेज हुई थी, फिर उसी से थॉमस ने जो है 1985 में उन्होंने इसकी खोज की थी। और जो गोल्ड स्टीन थे उन्होंने कैनाल धन वाली रेस का किया था, E/M निकाला था। ठीक है, E/M निकाला था, वो उन्होंने कब निकाला था, 1986 में। ये कैनाल रेज हुई थी, क्या हुई थी, कैनाल रेज या धन किरणों। ठीक है, कैनाल रेज धन किरणों का खोज हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और
ये शॉर्टकट है, आपके छोटे क्लासों में कुछ खास नहीं है, आप इतना सन याद रखिए। छोटे कंपटीशन है, एसएससी है, इनमें सब में आते रहते हैं ये, और एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, 10th के 12th के 11th में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन की। ठीक है, क्या होता है? तो आप ये तो जान गए कि बेसिक कॉन्सेप्ट, दुनिया का हर पदार्थ इन 3 कणों से ही मिलकर बना होता है, उसको एटम बोलते हैं। एटम को भी हम लोग नहीं देख सकते, तो इनको देखना तो इम्पॉसिबल ही है। तो अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि चार्ज, तो बात समझ गए आप। देखिए, चार्ज की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसका यूज करना लोग जानते थे, लेकिन डिफिनीसन क्लियर नहीं थी कि ये होता क्या है। ठीक है, देखा गया था, जैसे आपने पढ़े भी होंगे कि बिल्ली की खाल में जो है एक छड़ रगड़ दो कांच की तो चार्ज उसमें आ जाता था, तो उसकी वजह से चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती थी। कंघा आप सर पे रगड़ लो, ठीक है, या स्केल रगड़ दो और उसको आप पेंसिल पे लगाइए तो आपका जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कागज़। तो इस तरीके के फिनोमिना होते थे, तो इससे पता चलता था। एप्लीकेशन इसका यूज कर लिया गया 16 के आसपास, खूब इलेक्ट्रिसिटी से मोटर वगैरह चलाई जाती थी, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। फिर धीरे धीरे आते आते डिफिनीशन क्लियर होने लगी। तो अगर हम लोग बात करें कि विद्युत धारा होती क्या है, पहले तो विद्युत आवेश आप समझ गए कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी जो परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, जिसकी प्रवाह की वजह से विद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? कूलाम, ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। फिर इसके बाद चर्चा आती है हमारी कि विद्युत धारा क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा की 2 परिभाषाएं हैं, आपको मैं दोनों बता रहा हूँ। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की अगर बात करें यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में आप बिल्कुल इजी परिभाषा है, हम लोग बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है। आवेश दर का मतलब होता है समय से भाग देना, तो आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, समय से भाग दे दिया तो ये दर हो गई। इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा यानी आई। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखिएगा, ये जरूरी है, आप फिजिक्स में मात्रक जरूर याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिलेगी और इनके क्वेश्चन भी छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसी को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द रेट फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बिल्कुल से सिंपल सा आपका परिभाषा है किसकी? विद्युत धारा की। अब एक स्टैंडर्ड परिभाषा जो आपकी 10th क्लास में है, 12th 11th आगे की क्लासों में है, उसका बिल्कुल सिंपल वो भी है। तो उसमें क्या है? 2 वायर लिए जाते हैं, कितने कितने मीटर के? 1 मीटर का। कितने का? 1 मीटर का। और इसमें फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का लगेगा या तो रिपल्सन का लगेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर तो रिपल्सन लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ ये रिपल होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर एक अपोजिट होगा तो इसमें अगर कितना फोर्स लगे, जो फोर्स है यानी कि बल, वो अगर लगे कितना? 2 × 10⁻⁻7। कितना? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही होगी आई, वो उसका मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो जब भी आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछें, किसकी पूछें? 1 एम्पियर की परिभाषा पूछें तो आप यही देंगे। ठीक है, प्रति 1 मीटर लंबाई तार में जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यदि उनके बल, उनके आपस में, उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का है, तो उनमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है, आसान है 1 एम्पियर की लिखनी। ठीक है, और अगर हम अपने पुराने फार्मूले का यूज करके लिखें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसका हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर, फार्मूला था हमारा I = Q/T। तो आपको पता है कि अगर T = 1 कर दें, Q = 1 कूलाम कर दें, मात्रक लिखना ना भूलें, बिना मात्रक के आपकी बात अधूरी है, ध्यान रखिएगा।
चाहे शॉर्ट में ही लिखिए सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो क्या हम लोग बोलेंगे इसको, t बराबर 1 सेकेंड, q बराबर 1 कूलाम। तो कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित पेन गड़बड़ कर रहा है, मेरा ही बनाया हुआ पेन है। अब नया पेन लॉकडाउन खुले तो मैं लेकर आऊँ। प्रवाहित की 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। सरल है, आसान है, परिभाषा आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, डरे मत, वीडियो को 2 से 3 बार देखें, सीखें, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आगे कंपटीशन के लिए भी, और इस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और शेष आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं जानकारी